मतलब मुलाहिजा हो सुनाई मतलब मुलाहिजा हो सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। हमेशा सुबह बसावा दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। न कोई इंग्लिश न कोई जर्मन न कोई रशियन न कोई तुर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत, वो सब का सब लूट करके उल्टा हमी को डाकू बता रहे हैं। जिसे फना वो समझ रहे हैं, बका का है राज उसमें मुज़मिर, नहीं मिटाने से मिट सकेंगे वो लाख हमको मिटा रहे हैं। चलो चलो यारो रंग के थिएटर, दिखाए तुमको वहां पे लिबरल, जो चंद टुकड़ों पे सीमो जर के नया तमाशा दिखा रहे हैं। खामोश हसरत अगर है जज्बा वतन का दिल में, सजा को पहुंचेंगे अपनी बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। सजा को पहुंचेंगे अपनी बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। सजा को पहुंचेंगे अपनी बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। अगर यूरोप के तनाजुर में देखा जाए तो नजर आता है कि 18वीं सदी के आखिर में आलमी सियासी सतह पर फ्रांस का कमजोर होना और बरतानिया का दुनिया पर तसल्लुत कायम होना कोई मामूली हादसा नहीं था, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान बरतानिया की सबसे बड़ी कॉलोनी बना और ब्रिटिश ताज में एक हीरा बना रहा। लिहाजा जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आजादी की जंगें लड़ी या तहरीकें चलाईं तो उनको बहुत गहरी नजरों और पूरी तवज्जो से दुनिया में देखा गया। मुमकिन है कि निकाले गए तमाम नतीजों से हर कोई इत्तिफाक़े राय न रखता हो, लेकिन तमाम तहरीकें हमेशा नए जाविये से देखने का मुतालिबा करती रही हैं। शाहजहांपुर के खमीर में तसल्लुत से बगावत का मिजाज है। तारीख में ऐसे वाक़े दर्ज हैं जिनकी बिना पे कहा जा सकता है कि शाहजहांपुर की आबो हवा गैर मुल्की तसल्लुत के मुखालफत की जमीन पैदा करती रही है। अक्सर हम देखते हैं कि शाहजहांपुर से ऐसी शख्सियतें हमारे सामने आती हैं जिनके खानदान में कौम परस्ती और हुर्रियत नवाजी की कोई रवायत नजर न आने के बावजूद वो एक मिसाल बनकर सामने आते हैं, और जब मैदान अमल में आते हैं तो हिकमत व दानाई से लबरेज काबिल तकलीद नजरिया पेश करते हैं। 1857 में शाहजहांपुर आजादी की लड़ाई में एक अहम मरकज बनकर सामने आता है। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म व सितम से परेशान हिंदुस्तानियों के पास बगावत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस दौर में एक शख्स मंजरे आम पर था जिसने फिरंगियों की बर्बरता के खिलाफ पर्चे लिखे, रिसाले निकाले और देश में घूम घूम कर अपने तरीके से लोगों को मुत्तहिद किया। वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो सिकंदर शाह, नक्कार शाह और डंका शाह के नाम से मशहूर हुए। क्रांति की आग अभी जली ही थी कि पूरे अवध में नवंबर 1856 से घूम घूम कर उन्होंने आजादी की मशाल की रोशनी और आग से लोगों के दिलों में रोशनी और रूह में गर्मी पैदा कर दी। फरवरी 1857 में अंग्रेजी फौजों और मौलवी में कड़ी टक्कर के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। घायल मौलवी को सर से पैर तक जंजीरों में बांधकर पूरे फैजाबाद शहर में घुमाया ही नहीं गया, बल्कि उन्हें फांसी की सजा सुनाकर फैजाबाद जेल में डाल दिया गया। 8 जून 1857 को सूबेदार दिलीप सिंह की कयादत में बंगाल रेजिमेंट ने बगावत का झंडा फहराया तो फैजाबाद की बहादुर जनता ने भी बगावत कर दी और जेल का फाटक तोड़कर अपने मौलवी और उनके साथियों को आजाद करा लिया। पूरे फैजाबाद से अंग्रेज डरकर भाग खड़े हुए। मौलवी की आजादी का जश्न मनाया गया और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। जेल से छूटने के बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लखनऊ और शाहजहांपुर में अवाम को
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए आमादा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को उन्हें पकड़ना या मारना नामुमकिन था। हर मोर्चे पे फिरंगियों को शिकस्त मिल रही थी और भागना पड़ रहा था। तब 12 अप्रैल 1858 को गवर्नर जनरल कैनिंग ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 50,000 रुपये इनाम का ऐलान किया, जिस पे भारत के सेक्रेटरी के दस्तखत थे। इसी इनाम की लालच में पुआया के अंग्रेज परस्त राजा जगन्नाथ सिंह ने फरेब से उन्हें मदद का पैगाम देकर बुलाया और जब वो पहुंचे तो 15 जून 1858 को धोखे से उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। शाहजहांपुर फैजाबाद जेल से रिहाई के बाद एक इनकलाबी मौलवी अहमदुल्ला शाह शाहजहांपुर में शहीद होता है और उसके खून से वहां की धरती सींची गई। तो तकरीबन 70 साल बाद शाहजहांपुर की धरती से एक सपूत फैजाबाद की जेल में कुर्बान होता है। इतिहास का यह एक अनोखा संयोग है, इतिहास का यह एक अनोखा संयोग है कि 1857 में एक आह उठी जिसका असर 1927 में हुआ। गालिब के मिसरे में कहे तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। अशफाकुल्लाह खान एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है जिसने इस आह में असर पैदा किया। आज हम उनकी जिंदगी के हालात और नजरियात की रोशनी में दास्तान अशफाक पेश कर रहे हैं। अशफाकुल्लाह खान शाहजहांपुर के एक पठान खानदान में 22 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए। अशफाकुल्लाह की शख्सियत और सीरत की तामीर में शाहजहांपुर की रवायत, बेहतरीन तहजीब और अखलाकी अकदार का अहम किरदार नजर आएगा। वो जरी, बहादुर और बेबाक नौजवान थे, बात के धनी, वायदे का पास, अहद को निभाने वाले, जुर्रतो हिम्मत का पैकर, बेखौफी का मुजस्समा और जांबाजी की अलामत थे। वो अपने जाहिर की शहामत के साथ कवि जिगर और बड़े दिल के मालिक थे। उनका जिस्म कसरती, गठा हुआ फौलाद की तरह मजबूत, तो उनका अज़्म पहाड़ की तरह बुलंद और चट्टान की तरह सख्त था। अशफाकुल्लाह खान के वालिद मोहम्मद शफीकुल्लाह खान पुलिस महकमे से वाबस्ता थे, इसलिए तेगो तफंग का ज़ौक़ अशफाकुल्लाह खान की फितरत का लाजमी जुज़ था। अगरचे अदब व शायरी उनका पैदाइशी ज़ौक़ था, तो मिजाज इनकलाबी, ये इनकलाबी फितरत अशफाकुल्लाह खान के आइंदा जिंदगी में भी हमें दिखाई देती है। इस ज़ौक़ की तरफ वो खुद भी इशारा करते हैं। क्योंकि बचपन ही से मैं मार्शल स्पिरिट लिए हुए पैदा हुआ था, इसलिए मेले से अगर किसी चीज को लाने का शौक होता तो वो थी टीन की तलवार। एक मर्तबा मैंने अपने वालिद से कहा, मियाँ मुझे बाजार से एक तलवार ला दे। तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा तुमसे कोई इसे छीन लेगा। इस पर मैंने कहा, आप चांदी की तलवार ना लाए, लोहे की तलवार ला दे, उसे तो कोई नहीं छीनेगा। मेरी इस बात पर वालिदा और वालिद बेतहाशा हंसने लगे। वालिद मरहूम जब तक जिंदा रहे मेरा उनसे यही तकाजा होता रहा। अशफाकुल्लाह खान के सर से बाप का साया जल्द उठ गया था, लेकिन उनकी वालिदा मज़हरुन्निसा ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उन्हें किसी भी वक्त यतीमी का एहसास ना हो। मज़हरुन्निसा एक पढ़ी लिखी खातून थी। उन्हें सिर्फ दीनी किताबों के पढ़ने का ही शौक न था, बल्कि उन्हें तारीख, बुजुर्गों के किस्सों के साथ अखबार और रसाले पढ़ने का भी शौक था। यही शौक अशफाकुल्लाह खान में भी पैदा हो गया। अखबार और रसाले के मुताले के इसी ज़ौक़ व शौक ने अशफाकुल्लाह खान की जिंदगी में कई अहम मोड़ पैदा किए। 1912 में एक अहम वाक़े ने अशफाकुल्लाह खान के जहन को बहुत मुतासिर किया। यह दिल्ली में वायसराय की सवारी पर एक इनकलाबी के बम मारने का वाक़या था। अशफाकुल्लाह खान फरमाते हैं, एक रोज मैं स्कूल जा रहा था कि यकायक खबर मिली कि दिल्ली में वायसराय साहब बहादुर पर किसी ने बम मार दिया और स्कूल बंद हो गया। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि चलो एक पंथ दो काज, स्कूल से छुट्टी भी मिली और एक नया वाकया भी ज़हूर में आ गया। यहाँ पर मशहूर इनकलाबी बरकतुल्लाह के बारे में बताना कुछ जरूरी मालूम होता है। वो 1919 में मौसम बहार में अफगानिस्तान से होते हुए 7 मई 1919 को लेनिन से मिले और लेनिन पे उन्होंने बहुत अच्छा तासुर छोड़ा।
बरकतुल्लाह कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन साम्राज्यवाद के सख्त मुखालिफ थे। उनका नजरिया वाज़ेह था कि एशिया में साम्राज्यवाद की नुमाइंदगी अंग्रेज हुकूमत करती है, इसलिए कम्युनिस्ट और मुसलमान एक दूसरे के सच्चे और कुदरती साथी हैं। जिस वक्त उनकी मुलाकात लेनिन से हुई, उस वक्त सोवियत रूस दाखिली साम्राज्यवादी बगावत और मदाखलत की जंग में उलझा हुआ था। बरकतुल्लाह ने सफेद फाम रूसी इनकलाब दुश्मनों और उनके साम्राज्यवादी हामियों को शिकस्त देने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों, खुसूसन सोवियत मुसलमानों से अपील करते हुए कहा था, आप वक्त की पुकार सुने, एशिया के मुमालिक रूसी सोशलिज्म के अजीम उसूलों को समझे, उसे जोश और खुलूस के साथ कबूल करें, आजादी, मसावात और भाईचारे का हाथ पकड़े जो कॉमरेड लेनिन और रूस की सोवियत हुकूमत ने आपकी तरफ बढ़ाया है। बरकतुल्लाह की तहरीक का असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर पड़ना लाजमी था। इसका कुदरती असर यह हुआ कि मुस्लिम नौजवानों की एक बड़ी तादाद कम्युनिज्म की तरफ माइल हुई और अब अंग्रेज हुकूमत की मुखालिफत सिर्फ देशभक्ति के तकाजे के तहत नहीं हो रही थी, बल्कि उसे सोशलिज्म के जाविये से देखा जाने लगा था, क्योंकि बर्रे सगीर में कम्युनिस्ट तहरीक और उनका नजरिया गुज़श्ता सदी में बहस नजर का खास मौजू रहा है। क्योंकि इब्तदा से एक गलतफहमी पैदा की गई कि एक कम्युनिस्ट अपने मुल्क के मुकाबले अपने नजरिए का ज्यादा वफादार होता है, और इसी नजरिए से मुतासिर होकर अशफाकुल्लाह खान कहते हैं, कम्युनिस्ट ग्रुप से अशफाक की गुजारिश है कि तुम एक गैर मुल्की तहरीक को हिंदुस्तान लेकर आए हो, इसलिए खुद को गैर मुल्की ही तसव्वुर करते हो। इससे काम नहीं चलेगा। अपने अपने असल और हिंदुस्तानी रंग में आ जाओ, इस देश के लिए जियो, इस देश के लिए मरो। मैं तुमसे उसूली तौर पर मुत्तफिक हूं और कहूंगा कि मेरा दिल हमेशा गरीब किसानों और दुखिया मजदूरों के लिए दुखी रहा है। अपने अय्याम फरारी में भी अक्सर उनकी हालत देखकर मैं रोया हूं। मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत है और मैं मरते हुए भी तुम्हारे सियासी मकासद से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं हिंदुस्तान की ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद था जहां गरीब खुशी और आराम से रहते और सब बराबर होते। खुदा मेरे बाद वो दिन जल्द लाए जब लखनऊ के छतर मंजिल में अब्दुल्ला वर्कशॉप मिस्त्री, धनिया चमार और किसान भी मिस्टर खलीकुज़्ज़मा, पंडित जगत नारायण मुल्ला और राजा साहब महमूदाबाद के बराबर कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए। अशफाकुल्लाह खान शाहजहांपुर के एबेरिश मिशन हाई स्कूल में 7वीं जमात के तालिबे इल्म थे। उसी जमाने में मैनपुरी डकैती का वाकया रूनुमा हुआ था। एक रोज सीआईडी इंस्पेक्टर जगन्नाथ की क़यादत में स्कूल को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। मालूम हुआ कि डकैती के वाकये की एक शरीक मुजरिम की तलाशी होगी। अशफाकुल्लाह खान इस वाकये को इस तरह बयान करते हैं, स्कूल पर अजीब दहशत और खौफ छाया हुआ था। हर लड़का अपनी जान की खैर मना रहा था। मैं उस रोज जरा देर से पहुंचा। कोई भी लड़का अंदर से बाहर नहीं निकल सकता था। मैं भी अपने दर्जे में खामोश जा बैठा, मगर हर नफस मामला मालूम करने के लिए बेचैन था, क्योंकि मैं स्कूल का एक हॉकी खेलने वाला और आजाद तालिबे इल्म था। मास्टर साहब से पूछने को झुका, पर वो बताने से डरे। तभी एक लड़के ने कहा, राजा राम ने कहीं डाका मारा है, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और भी लड़के गिरफ्तार हुए। अब मुझे राजा राम की फिक्र हुई, क्योंकि मैं जिस राजा राम भारती को जानता था वो तो एक सीधा साधा और खामोश सा लड़का था। स्कूल के अक्सर तलबा तो उससे वाकिफ भी न थे। बहरहाल राजा राम भारती की रिहाई के बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो ये देखकर मुझे यकीन ही ना होता था कि ऐसा भोला भाला लड़का भी रिवोल्यूशनरी हो सकता है। अशफाकुल्लाह खान के बड़े भाई रियासतुल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के हम जमात थे। मैनपुरी वाकये के बाद जब उन्हें मफरूर करार दिया गया तो रियासतुल्लाह खान अपने छोटे भाई अशफाक को बिस्मिल के बहादुरी के किस्से सुनाते रहते थे। तब से अशफाक को बिस्मिल से मिलने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि अशफाक भी शायर थे और बिस्मिल भी शायर थे। और 1920 में बिस्मिल जब शाहजहांपुर आए तो अशफाक ने उनसे मिलने की कई बार कोशिश की,
लेकिन उस वक्त बिस्मिल ने उन्हें कोई तवज्जो न दी, बल्कि बिस्मिल उनसे इस तरह से पेश आए थे कि एक मुद्दत तक अशफाक उनसे मुलाकात का ख्याल भी दिल में ना ला सके। इस बात को तस्लीम करते हुए खुद राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, शहंशाह बरतानिया के ऐलान माफी के बाद जब मैं दोबारा शाहजहांपुर आया, तब तुमने स्कूल में मुझसे मिलने की कोशिश की थी। तुम्हारे दिल में मुझसे मिलने की शदीद आरजू थी, लेकिन तुम मैनपुरी साजिश केस के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। स्कूल में पढ़ने वाले एक मुस्लिम तालिबे इल्म की जबान से ऐसी बातें सुनकर पहले तो मैं शक में पड़ गया था, इसीलिए तुम्हारे सवालात के इंतहाई लापरवाही से जवाबात दिए थे, जिसकी वजह से तुम्हें इंतहाई तकलीफ भी पहुंची। उस वक्त तुम्हारे दिल की जो कैफियत थी, उन्हें मैं तुम्हारे चेहरे के उतार चढ़ाव से साफ महसूस कर रहा था। ऐसा जाहिर होता है कि अशफाक को इनकलाबी दस्ते में शामिल न करने की वजह आर्य समाज के खास नजरिए से मुहर्रिक थी, जिसके लिए अशफाक के खुलूस, ईमानदारी को और लगाव को बिस्मिल ने इब्तिदाई उसने शक की नजर से देखा, लेकिन शुकूक व शुबहात और बेइज्जती की परवाह किए हुए अशफाक अपनी कोशिश में लगे रहे। बिस्मिल खुद लिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुमने अपनी कोशिशें तर्क नहीं की, पूरी मजबूती से अपने मौकिफ पर जमे रहे और आखिर किसी न किसी तरह मौका पाकर लखनऊ कांग्रेस में मुझसे बात कर ही ली और मुलाकात का जरिया बनारसी लाल बने थे। चुनांचे अशफाक बयान करते हैं, एक रोज मैंने बनारसी लाल से कहा कि मुझे बिस्मिल के पास ले चलो, उनसे मेरी मुलाकात करा दो। गो कि बिस्मिल मेरे बड़े भाई के हम जमात रह चुके थे। बिस्मिल शुरू ही से एक खास शख्सियत रखने वाले इंसान थे, कसरती और होशियार तालिबे इल्म थे, आमतौर पर मशहूर भी थे। मैंने सोचा कि बिस्मिल से मिलूं, शायद उनके पास दवा मिल जाए और तस्कीन कल्ब की कोई सूरत निकल आए। गरज के एक रोज शाहजहांपुर में ही दरियाए कन्नौज के किनारे एक जलसा हुआ। इस जलसे में बिस्मिल ने मुख्तसर सा लेक्चर दिया था और शुरू में ये शेर पढ़ा, बहे बहरे फना में जल्द या रब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां है जौहरे शमशीर कातिल की। तो मैंने आमीन कहते हुए जवाब दिया, जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सारी कैफियत दिल की। इस जलसे में मैंने भी कुछ कहा था। गरज की बनारसी लाल ने हम दोनों का इंट्रोडक्शन करा ही दिया। राम प्रसाद बिस्मिल के दादा नारायण लाल का आबाई गांव बरफबाई था, जो मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में वाक़ है। खानदानी इख्तिलाफ की वजह से नारायण लाल ने अपनी बीवी विचित्रा देवी और दोनों बेटों मुरलीधर और कल्याणमल समेत अपना आबाई गांव छोड़ दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये खानदान उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर शाहजहांपुर आ गया। 11 जून 1897 को मुरलीधर की बीवी मूलमती के बतन से पैदा हुए बिस्मिल अपने माँ बाप की दूसरी औलाद थे। उनसे पहले एक बेटा पैदा होते ही मर गया था। माँ बाप दोनों ही रामचंद्र जी से खास अकीदत रखते थे, लिहाजा बच्चे का नाम राम प्रसाद रखा गया। माँ मूलमती तो हमेशा यही कहती थी कि उन्हें राम जैसा बेटा चाहिए था, सो राम ने उनकी इबादत से खुश होकर प्रसाद के तौर पर यह बेटा दिया है। बच्चे को सब लोग घर में मोहब्बत से राम कहकर ही पुकारते थे। आप लोग जरा शांति बना लीजिए, और अगर हम लोग इधर मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे भी चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है तवज्जो दीजिए, खासतौर से बच्चे। इसको बात करना किनारे चला जाएगा। शुक्रिया। अशफाक मजहब इस्लाम के पैरोकार थे, जबकि बिस्मिल आर्य समाजी थे। वो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को कबूल करने वालों की शुद्धि करा के उन्हें दोबारा से हिंदू धर्म में वापस लाने की सरगर्मियों में रग़बत से हिस्सा लेने वाली तंजीम से नजरियाती तौर पर जुड़े हुए थे। मज़ाहिब के नुक्ते नजर से अशफाक और बिस्मिल की राहें जुदा होने के बावजूद बरतानवी साम्राज्यवाद से मादरे वतन को आजाद कराने की मुश्तरका और शदीद आरजू ने उन दोनों को एक ही राह पर डाल दिया। इस तरह से कायम होने वाली ये दोस्ती
तहरीक आजादी हिंद की तारीख में एक मिसाल बनकर चमक रही है। ये दोस्ती उस वक्त भी और आज के लिए भी एक काबिले तकलीद नमूने के तौर पर यादगार बन चुकी है। इस दोस्ती ने उस जमाने में एक अजीब तरह की हलचल पैदा कर दी थी। इन मुजाहिदीन आजादी के ताल्लुक से उनके अजीजों अकारिब क्या कहते थे, इसका जिक्र अपनी खुदनविश्त में करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक को मुखातिब कर यूं लिखते हैं, एक खालिस आर्य समाजी में और एक मुसलमान में ये दोस्ती कैसे कायम हुई, ये देख के लोग दंग रह जाते हैं। मैं मुसलमानों की शुद्धि करता रहता था, आज समाज के मंदिर में ही मेरा कयाम था, लेकिन तुमने इन तमाम चीजों की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं की और मुझसे मिलने शांति बना दे यार, खड़खड़ाहट भाई बहुत ज्यादा थोड़ा शोर हो सा रहा support है, कीजिए, थोड़ा वरना- आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, तो दो शांति शांत बनाइए रहिए तो और ज्यादा सुनने में भी उठिए अच्छा बैठिए। लगेगा आपको। हाँ। इन तमाम चीजों की तुमने जर्रा बराबर भी परवाह नहीं की। मेरे बाज दोस्त तो महज इसलिए कि तुम मुसलमान हो तुम्हें हिकारत की नजर से देखते थे, लेकिन तुम अपने मजबूत इरादे से जमे रहे और मुझसे मिलने अक्सर आर्य समाज के मंदिर में आते जाते रहते। हिंदुओं और मुसलमानों में जब फसादात होते तो तुम्हारे मोहल्ले के अक्सर लोग तुम्हारे मुंह पे तुम्हें लान तान करते, लेकिन तुम कभी भी उनके ख्यालात से मुत्तफिक ना हो सके। जंग आजादी के मुख्तलिफ अदवार हैं, इनमें एक अहम दौर है 1922 में गांधी चौरी चौरा एक्शन के बाद गांधी जी के अदम ताउन की तहरीक को वापस लेने की वजह से मुल्क भर में मायूसी की फिजा और कैफियत का पैदा होना, जिससे बाहर निकलने की कोशिश में चंद दिलेर नौजवानों ने अपनी कोशिशों से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बाद-ए-अज़ा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का कयाम किया। उनका मकसद एक खूनी इनकलाब के जरिए साम्राज्यवादी निजाम को खत्म करना और हिंदुस्तान में एक अवामी हुकूमत को कायम करना था। यानी एक आजाद जमहूरिया का कयाम। यह मकसद इतना बुलंद था कि उस वक्त तक की कोई भी सियासी जमात इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। खुद कांग्रेस भी 1929 में जाकर हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी के मुतालबे तक पहुंच सकी थी। गरज के अशफाक उल्लाह खान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। कोई भी काम रुपये के बगैर नहीं हो सकता था और एक ऐसी जमात के मेंबरान को जिनका मकसद हिंदुस्तान की आजाद जमहूरिया का कयाम हो और जो आईनी और कानूनी तरीकेकार के बजाय इनकलाबी इक़दामात में यकीन रखता हो, किसी सरमाएदार की पुष्टपनाही भी हासिल नहीं हो सकती थी और पार्टी का काम रुपये के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता था। उस वक्त जर्मनी से माउजर पिस्तौल आने वाले थे। कलकत्ता की बंदरगाह पर नकद रुपया देकर उन्हें हासिल करना था। यह सारी स्कीम खुफिया थी, ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता था। लेकिन रुपए की भी बहुत कमी थी और गांव में डकैती का ख्याल तो पहले ही तर्क किया जा चुका था। लिहाजा इस बार एक बड़ी स्कीम बनाई गई और तय किया गया कि लखनऊ के पास 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को रोककर उससे आने वाला रेलवे का सरकारी खजाना लूट लिया जाए। इसके लिए काकोरी स्टेशन के नजदीक एक वीरान सी जगह भी मुंतखब कर ली गई। ये सारी तैयारियां खामोशी लेकिन सरगर्मी के साथ होती रही। काकोरी में सरकारी खजाना लूटे जाने का बस एक यही पस मंजर नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत हुकूमत को कमजोरों की तरफ से चुनौती देना भी इस मकसद में शामिल था। अशफाक उल्लाह खान अभी इतने बड़े इक़दाम के हक में नहीं थे। उनका कहना था कि हमारी जमात अभी इतना मजबूत नहीं है कि वो अंग्रेज हुकूमत को खुला चैलेंज दे सके, लेकिन उनके तमाम साथी जोश में आकर फड़क रहे थे। अशफाक उल्लाह खान की बात न कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। इससे अशफाक उल्लाह खान की एक और खूबी सामने आती है और वो ये कि जब उनके साथियों ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने जमाती नज़्म-ओ-ज़ब्त के मुताबिक
पूरी साबित कदमी के साथ इज्तिमाई फैसले का साथ दिया। अगरचे अशफाकुल्लाह खान इस डकैती से इख्तिलाफ शुरू से कर रहे थे, लेकिन मौके पर उन्होंने अपनी ड्यूटी मुकम्मल तौर पर अंजाम दी। 9 अगस्त 1925 की रात आधी के करीब गुजर चुकी है। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। चांद की 2 तारीख है। सरे शाम ही उसने अपने चेहरे को स्याह बादल में छुपा लिया। वैसे अगर चांद 14वीं का होता तब पर भी उसके रोशन और ताबा चेहरे को नहीं देखा जा सकता था। काकोरी जैसे छोटे स्टेशनों पर रात के वक्त में यूं भी एकाध मुसाफिर ही नजर आते हैं, लेकिन बरसात की इस रात तो कोई भी मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रहा। अगर कोई होगा भी तो स्टेशन की इमारत में कहीं दुबका बैठा होगा। टिकट घर की खिड़की खुली हुई है, अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है। अगर आप जरा सा झुक कर देखें तो मालूम होगा कि खिड़की के सामने एक शख्स कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा है और उसका चेहरा सीने पर झुका हुआ है। तख्ते पर एक लालटेन रखी हुई है, यह मध्यम रोशनी इसी से फूट रही। स्टेशन मास्टर के कमरे में भी इसी किस्म की एक लालटेन रखी हुई है और खाट खाट की आवाज आ रही। शायद वो पिछले स्टेशन से तस्दीक कर रहा है कि ट्रेन वक्त पर है या लेट है। प्लेटफॉर्म पर भी लालटेनें रोशन है, जो तारीकी के तिलिस्म को तोड़ने की नाकाम कोशिश में सिर्फ अपने वजूद का पता दे रही हैं। प्लेटफॉर्म पुख्ता ईंटों का बना हुआ है। ईंटें जहां तहां से टूट गई हैं और छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। इसका पता इन पर पड़ने वाली इन्हीं लालटेनों की हल्की हल्की रोशनी से होता है। लेकिन जरा जरा देर बाद बिजली चमकती है तो बिजली की इसी रोशनी में स्टेशन की इमारत और प्लेटफॉर्म के किनारों पर छोटे छोटे दरख्तों के नीचे हमें चंद इंसानी साए नजर आते हैं, जो चादरें ओढ़े या बरसातियां पहने मालूम होते हैं, जो मौसम की ज़रूरत के ऐन मुताबिक है। लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह को लेने स्टेशन पे तो आते ही रहते हैं, और वो लोग जो किसी वजह से रात ही को लखनऊ पहुंच जाना चाहते हैं, इस ट्रेन से सफ़र करना मुनासिब समझते हैं। इस मंजर में हमारी नज़र एक शख्स पे और पड़ती है जो अभी स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर बैठा ऊँग रहा था। अब स्टेशन के साइबान के नीचे खड़े होकर अपने हाथ से दस्तक देता है और फिजा एकाएक घंटे की आवाज से गूंज उठती है और स्टेशन पे जिंदगी की एक लहर रोक जाती है। लोग रफ्ता रफ्ता प्लेटफॉर्म के सामने स्टेशन की इमारत की दालान में आकर जमा हो जाते हैं। जिंदगी के इस छोटे से हंगामे में हमारी तवज्जो उन लोगों की तरफ से हट जाती है जिनके सायों ने हमें पहली नजर में अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। थोड़ी देर में सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन काकोरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। लोग जल्दी जल्दी इसमें सवार हो जाते हैं। चंद मिनटों के बाद ट्रेन रवाना हो जाती है। ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को क्या मालूम था कि अभी थोड़ी देर में एक ऐसा हंगामा बर्पा होने वाला है जो हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत को हिला कर रख देगा। अशफाकुल्लाह खान, शचीन्द्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लहरी का ग्रुप अलग खड़ा हुआ था। उसने लखनऊ के लिए सेकंड क्लास के 3 टिकट खरीद लिए। वो तीनों एक डिब्बे में सवार हो गए। पार्टी के दूसरे अरकान भी मुख्तलिफ डिब्बों में सवार हो गए थे। ट्रेन अभी काकोरी के हुदूद से बाहर निकली ही थी कि एक वीरान सी जगह पर जंजीर खींचकर उसे रोक दिया गया। ट्रेन के रुकते ही कई नौजवान तेजी से ट्रेन की दोनों जानिब उतरे और पोजीशन संभाल ली। चंद फायरों की आवाज से फिजा गूंज उठी। मुसाफिरों की चीखों पुकार से एक हंगामा बर्पा हो गया। उसी लम्हे एक आवाज बुलंद हुई और ऐलान हुआ, कोई शख्स ट्रेन से उतरने या किसी तरह की हरकत करने की कोशिश न करे। किसी से कोई तारुफ न किया जाएगा। अगर किसी ने ट्रेन से उतरने, भागने या मुकाबला करने की कोशिश की तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। इस आवाज में न जाने कैसा जादू था कि पूरी ट्रेन पर एक सुकूत तारी हो गया।
औरतों के डिब्बे से अभी भी घुटी घुटी सी आवाजें आ रही थी। कभी कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती और फिर पूरी फिजा पर एक मौत का सन्नाटा पसर जाता। अलबत्ता एक शख्स इस ऐलान के बावजूद गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है। तभी फिजा में एक और फायर की आवाज गूंजती है। मुसाफिरों ने जल्दी से उसे दोबारा डिब्बे में वापस खींच लिया। तभी एक और आवाज बुलंद हुई, मुसाफिरों को खबरदार किया जाता है कि ट्रेन मुहासरे में है। अगर किसी ने ट्रेन से उतरने या खिड़की से झांकने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। हम डाकू नहीं, हम इनकलाबी हैं। हम किसी मुसाफिर को नहीं लूटेंगे, हम सिर्फ सरकारी खजाना लूटेंगे और चले जाएंगे। डायलॉग को पूरा खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है उसको ताली बजाइए। इसलिए कि एक कहावत उर्दू में ये भी एक होता है ताली बजाना और एक होता है ताली पीटना। हाँ, तो जब किसी की गत लगानी होती है, वोट करना होता है, तो कहा जाता है कि इसकी तो ताली पीट गई। हाँ, तो ताली आप बजाइए, हक है आपका, लेकिन पीटिए मत। खैर, इस आवाज से मुसाफिरों पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि अक्सर डिब्बों में खिड़कियों के शटर गिरा दिए गए। ग्रुप के चंद नौजवान तेजी से गार्ड के डिब्बे तक पहुंचे और उसे मुहासरे में ले लिया। अंग्रेज गार्ड को नीचे उतारकर जमीन पर औंधे मुंह लिटा दिया गया। 3-4 नौजवान उसके डिब्बे में घुसे और सरकारी खजाने की तिजोरी को नीचे धकेल दिया। अंग्रेज गार्ड ने किसी किस्म की मजाहमत या सरकारी खजाने को बचाने की कोशिश नहीं की। डर के मारे तो उसने अपने सर को जुम्बिश तक न दी, ना आंखें खोल कर देखा कि जिस खजाने और डिब्बे का वो मुहाफिज है उस पर क्या बीत रही है। गार्ड के डिब्बे से खजाने का संदूक उतार कर तोड़ा जाने लगा कि अचानक दूसरी जानिब से तेज सर्च लाइट नजर आने लगी और लोगों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई। लगा कि शायद पुलिस आ रही है और इनकलाबियों की स्कीम का राज फाश हो गया है। लेकिन फिर भी सब लोग मरने मारने को तैयार थे और जान हथेली पे रखकर जंग के लिए मुस्तैद हो गए। किसी ने अपनी जगह न छोड़ी। जो जिस जगह पे था, जिस ड्यूटी पे था, वो वहीं रहा। लेकिन बात दूसरी ही निकली। वो कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी जो बराबर की लाइन से सीटी बजाती हुई तेजी से गुजर गई। अब लोहे के मजबूत और वजनी संदूक पर छेनी और हथौड़े पड़ रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि यह संदूक आसानी से न तोड़ा जा सकेगा। संदूक वाकई बहुत मजबूत था। उसने अंग्रेज गार्ड से ज्यादा फर्जशनासी का सबूत पेश किया। अशफाक उल्लाह ने अपनी मौजर मनमतनाथ गुप्ता को थमाई और थोड़ी सी मशक्कत के बाद हथौड़े से ताले को तोड़ दिया। इनकलाबियों ने खजाने को, जिसमें चांदी के सिक्के और नोट थे जो चमड़ी की 3 थैलियों में थे, उन्हें बांधा और सर पर रखकर पैदल ही चल खड़े हुए। रास्ते में सारे रुपए को एक चादर में किया और लखनऊ पहुंचकर अपने खुफिया ठिकानों में रुपोश हो गए। लेकिन इन लोगों की जल्दबाजी की वजह से इनकी एक चादर वहीं पर छूट गई, जबकि बिस्मिल ने ताकीद की थी कि कोई भी चीज छूटने ना पाए। और यही चादर आगे चलकर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह का कफन साबित हुई। यह सारा मरहला तय करने में तकरीबन 45 मिनट सर्फ हुए। इस इज़्ज़ामुश्शान कारनामे को सरअंजाम देने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आहनी निजाम पे तारीखी ज़र्ब लगाने वाले कुल 10 नौजवान थे, जिनकी उम्रें 17 बरस और 28 बरस के दरमियान थी। जबकि ट्रेन में 16 हथियारबंद सिपाही, जिनमें 14 हिंदुस्तानी और 2 अंग्रेज बहादुर, ट्रेन और उसके खजाने की हिफाजत के लिए मौजूद थे। लेकिन उनमें से किसी ने मुकाबला तो दरकिनार, खिड़की से झांकने की भी जुर्रत न की। ट्रेन के ड्राइवर और उसके इंजीनियर की तो हालत ही खराब थी। अंग्रेज गार्ड को रोककर जब ट्रेन ले जाने की इजाजत दी गई तो उसका हाल और बुरा हो गया। उसका ख्याल था कि अब ये डाकू उसे मार डालेंगे। इस इनकलाबी कारनामे को अंजाम देने में बस एक बदकिस्मत काम आया। कहा जाता है वो एक मुसाफिर था जिसकी बीवी जनाना डिब्बे में सफर कर रही थी। घबराहट में ट्रेन से उतर पड़ा था और एक 17 बरस के वतन परस्त नौजवान मनमतनाथ गुप्ता की बेखता गोली का निशाना बन गया। कहा तो यह भी गया कि वो कोई लावाली या ऐसा बेफिक्र वेंडर था
जो हालात की संगीनी का अंदाजा किए बगैर ट्रेन से उतर पड़ा था। उधर लखनऊ स्टेशन का अमला सख्त परेशान था। तरह तरह की चीमागोइयां हो रही थी और नजरें हर किसी की काकोरी के सिमत लाइन पर जमी हुई थी। काकोरी से ट्रेन की रवानगी की इत्तला तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उसके पहुंचने में जितना वक्त लगना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वक्त गुजर चुका था और ट्रेन का कोई पता न था। काकोरी से ट्रेन की रवानगी और उसके सही वक्त की तस्दीक कई बार की जा चुकी थी। जब दूर से ट्रेन की रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी तब जाकर इन लोगों की जान में जान आई। लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो मुसाफिरों के चीखों पुकार से स्टेशन गूंज उठा। अगर हुकूमत के बस में होता तो इस संगीन वाकये पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते, अवाम को हुकूमत पर लगी इस कारी जख्म की कानो कान खबर ना होने दी जाती, अखबारात पर सेंसर लगा दिए जाते। लेकिन अब इसका कोई फायदा ना था। मुसाफिरों के जरिए यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और 11 अगस्त 1925 के अंग्रेजी अखबारात के जरिए तो यह खबर पूरे मुल्क में फैल गई। हर शख्स की जबान पर काकोरी में सरकारी खजाना लूटे जाने के बहादुराना कारनामे का तस्किरा था। दिल में हर शख्स खुश था और उसकी सारी हमदर्दियां कौम के इन जाबाजों के ही साथ थी। सचिन नाथ बख्शी दूसरे दिन तड़के सुबह में लखनऊ स्टेशन पर काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे थे कि रास्ते में एक अजीब इत्तला मिली। अखबार में खबर छपी थी कि काकोरी ट्रेन हादसे में एक मुसाफिर भी जान से मारा गया है। कोई इनकलाबी कतई ऐसा नहीं चाहता था। सचिन नाथ बख्शी अखबार लेकर पार्टी की खुफिया जगह पर पहुंचे, सबको खबरदार किया और तमाम साथियों को होशियारी के साथ मुंतशिर कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत ने सूबाई डीआईजी के असिस्टेंट आर.ए. हर्टन की क़यादत में तेज तर्रार पुलिस एहलकारों को इसकी जांच का काम सौंप दिया गया। खान बहादुर तसद्दुक हुसैन पूरी छानबीन और जांच पड़ताल के बाद सिर्फ इस बात की तस्दीक करने में कामयाब रहे कि काकोरी ट्रेन डकैती इनकलाबियों की मंसूबाबंद साजिश है। हुकूमत ने काकोरी एक्शन के बारे में मालूमात देने और इस साजिश में शामिल किसी भी शख्स को गिरफ्तार करवाने के लिए इनाम का ऐलान करके इश्तिहार तमाम जगहों पर लगवा दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस को जाए वारदात पे मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के ही किसी शख्स की है। शाहजहांपुर के धोबियों से तफ्तीश करने पे मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। 26 सितंबर 1925 की सुबह 4 बजे बैक वक्त पूरे सूबे में छापे मारे गए और अंधाधुंध गिरफ्तारियां की गई। इन गिरफ्तारियों में कई वो नौजवान भी पुलिस के हाथ आ गए जो इस अजीमुशान कारनामे में शरीक थे। रफ्ता रफ्ता गिरफ्तारियों का यह सिलसिला यूपी से बिहार और बंगाल और उधर दिल्ली और पंजाब तक दराज कर दिया गया। हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बारे में जरा सा भी शुबा हुआ कि वो इनकलाबी ख्यालात रखता है। लेकिन अभी तक चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लहरी और अशफाकुल्ला खान गिरफ्तार नहीं हुए थे। मुकदमे की समाअत के लिए खास अदालत कायम की गई और ऐनुद्दीन को इसका स्पेशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ तफ्तीश करने और मुलजिमों के खिलाफ सबूत फराहम करने में बहुत मकरूह किरदार निभाया। शाहजहांपुर में जिला कांग्रेस कमेटी में पार्टी फंड को लेकर बनारसी लाल का बिस्मिल से झगड़ा हो चुका था। बिस्मिल जो उस वक्त जिला कांग्रेस कमेटी के ऑडिटर थे, बनारसी लाल पर पार्टी फंड में खुर्द बुर्द का इल्जाम साबित करते हुए उसे पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुअत्तल कर दिया था। लेकिन जब 16 अक्टूबर 1920 को गांधी जी शाहजहांपुर आए तो बनारसी लाल ने उनसे मिलकर अपना मौकिफ रखा। गांधी जी ने यह कहते हुए कि इन छोटी मोटी हेराफेरी को इतना तूल नहीं देना चाहिए, उन दोनों में सुलह करा दी। पुलिस ने मकामी लोगों से बनारसी और बिस्मिल के गुज़िश्ता झगड़े का कज़िया जानकर ही
बनारसी लाल को अप्रवर यानी सरकारी गवाह बनाया और इनकलाबियों के खिलाफ पूरे मुकदमे में एक मजबूत औजार की तरह से इस्तेमाल किया। इसके बाद इंद्रभूषण मित्रा भी वादा माफ गवाह बन गए। फिर बनवारी लाल और भूपेंद्र सान्याल ने भी इकबाल जुर्म कर लिया। इस तरह से पुलिस के इल्म में अशफाक उल्लाह का नाम भी आ गया। अशफाक उल्लाह खान को चूंकि पहले से ही अंदाजा था कि देर सबेर पर पुलिस जरूर आएगी, उन्हें अपने जराये से भी मालूम हो गया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है। पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा, लेकिन न तो अशफाक उल्लाह खान उनके हाथ आए, न उनके घर की तलाशी में कोई ऐसी चीज मिली जो इस कारनामे में उनकी शिरकत का सबूत बनती। अशफाक उल्लाह खान अपने घर से निकलकर शहर से बाहर आधा मील के फासले पर गन्ने के खेत में छिपे रहे। रोज रात में खाना उन्हें वहीं पहुंचा दिया जाता। इस तरह उन्होंने 2-3 दिन खेत में बसर किए। अशफाक उल्लाह खान ने जब देखा कि शाहजहांपुर के सब साथी पकड़े गए हैं, तो वो शाहजहांपुर को छोड़कर दूसरे शहरों में पार्टी के मेंबरान और साथियों की तलाश में निकल खड़े हुए। लेकिन वो जहां भी गए उन्हें कोई साथी न मिला, सब पहले से ही गायब थे। वो बनारस गए। बनारस यूनिवर्सिटी में रिपब्लिकन एसोसिएशन के कई ऐसे मेंबर थे जो अशफाक उल्लाह खान से वाकिफ थे। वे उनके जरिए बिहार चले गए और एक साथी की मदद से डाल्टनगंज में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में मुलाजमत करने लगे, जहां पर उन्होंने खुद को मथुरा के एक कायस खानदान का फर्ज जाहिर किया था। इत्तेफाक से इंजीनियर शायरी का शौकीन था। उसने जब अशफाक के कलाम को सुना तो बहुत खुश हुआ और उनकी तनख्वाह 20 रुपये बढ़ा दी। यहीं पे उन्होंने बांग्ला भी सीखी। 14 जनवरी 1926 को स्पेशल जज 14 जनवरी 1926 को सैयद ऐनुद्दीन स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमे की शुरुआती कार्रवाई शुरू हुई। पहले मुखबिरों के बयानात कलमबंद हुए, फिर सरकारी गवाहों के बयान होते रहे। हुकूमत की तरफदारी का यह आलम था कि इनकलाबियों को शिनाख्त के लिए जेल से थाने लाया जाता, जहां उनकी शिनाख्त करने वालों को उनके फोटो पहले ही दिखा दिए जाते। इसके बाद सेशन कोर्ट के जज मिस्टर हेमिल्टन की अदालत में कार्रवाई शुरू हुई। हुकूमत की तरफ से मुकदमे की पैरवी के लिए पंडित जगत नारायण मुल्ला मुकर्रर हुए थे। काकोरी एक्शन केस चूंकि एक गैर मामूली नौयत का मुकदमा है, इसलिए वकीलों की तरफ से भी एक डिफेंस कमेटी कायम कर दी गई और इसके सरबराह हुए गणेश शंकर विद्यार्थी। पैरवी करने वाले वकीलों में लखनऊ के हरिकरण मिश्र के साथ फाजिल और बेबाक का एडवोकेट चंद्रभान गुप्ता भी थे, जिनके कहने पर बाद में कृपाशंकर हजेला भी डिफेंस कमेटी में शामिल हो गए। इसके अलावा इनकलाबियों की तरफ से कलकत्ता के वकील मिस्टर चौधरी और लखनऊ के वकीलों में मोहनलाल सक्सेना थे। अशफाक उल्लाह खान डाल्टनगंज की जिंदगी से जल्द परेशान हो गए। उन्होंने किसी गैर अंग्रेज मुल्क में जाने का कस्द कर लिया। डाल्टनगंज से वो दिल्ली आए और दिल्ली में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बहाने पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश में लग गए। वो अपने अय्याम फरारी में कुछ दिन के लिए लाहौर भी गए थे, जहां उनकी मुलाकात मशहूर इनकलाबी केदारनाथ सहगल से हुई, जिन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो हम आपको सरहद पार कराने का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन अशफाक उल्लाह खान अब अपना इरादा बदल चुके थे। उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया, जी नहीं, अब मैं हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहता। भाई, इस मुकदमे में किसी मुसलमान को भी तो फांसी पर चढ़ने दीजिए। दिल्ली में उनके गिरफ्तारी की सूरत यह हुई कि एक रोज वहां उनके एक हमजमात मिल गए जो शाहजहांपुर से थे और उनके खानदान से ही ताल्लुक रखते थे। उन दिनों वो दिल्ली में मुलाजमत कर रहे थे। वो अशफाक से बहुत तपाक से मिले और अपने घर ले आए। उस रोज उन्होंने वहीं उनके साथ खाना खाया और तकरीबन 11 बजे रात में अपने घर वापस आए। दूसरे दिन 4 बजे अशफाक उल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया काकोरी वाकये के 1 साल बाद 6 सितंबर 1926 को पेश आया। हुकूमत खुश हो गई कि एचआरए का एक अहम मेंबर और काकोरी एक्शन केस का एक अहम मुलजिम गिरफ्तार हुआ है।
हुकूमत की नजर में अशफाकुल्लाह की गिरफ्तारी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें दिल्ली से लखनऊ लाने के लिए सिर्फ पुलिस पर भरोसा नहीं किया गया, बल्कि काकोरी एक्शन केस के स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद ऐनुद्दीन को भेजा गया। वो उन्हें सेकंड क्लास के एक रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में हथियार बंद पुलिस की निगरानी में दिल्ली से लखनऊ लेकर आए। रास्ते में उन्हें बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश की गई। हिंदू मुस्लिम एंगल लाया गया, हिंदुओं के खिलाफ उनके मजहबी जज्बात को उभारने की कोशिश की गई, सरकारी गवाह बनकर माफी हासिल करने और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सब्ज बाग दिखाए गए। ऐनुद्दीन ने कहा, सिर्फ तुम तन्हा मुसलमान हो, हिंदुओं के साथ फांसी पे लटकोगे, तुम उनका साथ छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन अशफाकुल्लाह पर उस तंग नजर की इन बातों का कोई असर न हुआ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद अशफाक ने बस ये जवाब दिया, क्योंकि मैं तन्हा मुसलमान हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। मामला सिर्फ ये नहीं था कि हुकूमत अशफाक से एक बाले जुर्म करा के या उन्हें सरकारी गवाह बनाकर उनसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहती थी। जो कुछ भी था वो इससे भी ज्यादा अहम था कि एक मुजरिम को माफ कर दिया जाए। सबसे बड़ा मकसद इस कोशिश के पीछे यह था कि रूसी इनकलाब के असरात से मुस्लिम नौजवानों में पैदा हो रही सियासी बेदारी को कमजोर किया जा सके। हुकूमत पार्टी में अशफाक की अहमियत को खूब जानती थी। अशफाक भी हुकूमत की इन चालों को अच्छी तरह से समझ रहे थे और पूरे वाकये को एक अलग नजरिए से देख रहे थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। वो जानते थे कि अगर इस राह में उनके कदम डगमगाए तो तहरीकी आजादी हिंद में मुसलमानों के इस्तिकामत और इखलास से एतमाद उठ जाएगा। इसी एहसास जिम्मेदारी और सियासी शऊर ने उन्हें इस राह और इरादे में साबित कदम रखा। ज़बाने हाल से वो कहते रहे, हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बिश में, जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। 6 अप्रैल अब की ताली बजी है, पिटी नहीं है। 6 अप्रैल 1927 को मेन मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था। सुबह तकरीबन 11:30 बजे पुलिस की गाड़ी इनकलाबियों को लेकर अदालत के अहाते में आकर रुकी। एक के बाद दीगर इनकलाबी गाड़ी से उतरने लगे। तमाम इनकलाबी कतार में आगे पीछे सर उठाए सीना ताने हुए मस्ताना वार आगे बढ़े। उनकी पेशानियों पर थकान के निशान कौम और मुल्क की खुशकिस्मती की अलामत बनकर चमक रहे थे। इनकलाबियों को अदालत के फैसले के बारे में कोई खुशफहमी नहीं थी। वो मुस्कुरा रहे थे और उनके चेहरों से उनके दिलों का इत्मीनान और सुकून साफ झलक रहा था। खुसूसी सेशन जज हैमिल्टन चाहते थे कि अगर मुलजिमान अपने किए पर अफसोस का इजहार कर दें तो उनकी सजाओं में रियायत दे दी जाए, लेकिन इनकलाबियों के लिए ऐसा करना उनके अपने वसूल और मकसद से हट जाना था। 115 सफ़ात के फैसले में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई और बाकी को धाराओं के हिसाब से कैद बा मशक्कत। फांसी की सजा के लिए चीफ कोर्ट की मंजूरी चाहिए थी और चीफ कोर्ट में मंजूरी के लिए दरखास्त के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई। हजरतगंज चौराहे के पास रंक थिएटर नाम की एक आलीशान इमारत में यह आरजी अदालत कायम हुई। रंक थिएटर नाम की यह इमारत कोठी हयात बख्श और मलिका अहद सल्तनत के दरमियान हुआ करती थी, जहां अंग्रेज अफसर आकर फिल्म और ड्रामे वगैरह देखकर तफरीह किया करते थे। रंक थिएटर में मुसलसल 18 माह तक किंग एम्परर वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स के नाम से चलाए गए इस तारीखी मुकदमे का ड्रामा करने में हुकूमत को 10 लाख रुपए उस वक्त खर्च करने पड़े जब सोने की कीमत 20 रुपए तोला हुआ करती थी। मुकदमे के बाद इस इमारत को मुनहदिम कर दिया गया और इसकी जगह पर जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिस लखनऊ नाम की दूसरी इमारत बरतानवी हुकूमत की तरफ से बनवा दी गई।
रंग थिएटर को मुनहदिम करने का मकसद यही था ताकि उसकी तारीखी अहमियत को खत्म कर दिया जाए। अशफाकुल्लाह खान के घर वालों की राय थी कि मुकदमे की पैरवी के लिए किसी मुसलमान वकील को रखा जाना चाहिए, लेकिन अशफाकुल्लाह खान ने उनके इस इसरार से इनकार करके हजेला साहब को अपना वकील मुकर्रर करा लिया। अब चूंकि खास यानी मेन मुकदमे का फैसला सुनाया जा चुका था, तो इससे साफ तौर पर यह भी नुमाया हो गया कि अशफाकुल्लाह को सिवाय सजाए मौत के कोई दूसरी सजा न दी जाएगी। अब उनके किसी भी बयान का इस मुकदमे पर कोई कानूनी असर भी पड़ने वाला नहीं था, लेकिन उनके बहनोई मोहम्मद अब्दुल कादिर रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर और खान बहादुर तसद्दुक हुसैन के कहने पर और इस ख्याल से कि अगर इस नौजवान को मौत की सजा से निजात मिल सके तो इसकी जिंदगी इसके लिए नीज वतन के लिए मुफीद साबित हो सकती है, और सबसे बढ़कर यह होगा कि इसकी ज़ईफ मां की बाकी जिंदगी आजाब बनने से बच जाएगी। यही कुछ बातें सोचकर एक रोज हजेला साहब ने अशफाकुल्लाह से कहा, तमाम सरकारी गवाहियां खत्म हो चुकी हैं। मकसूद मुकदमे के फैसले से अंदेशा होता है कि इस मुकदमे में भी फांसी की ही सजा दी जाएगी, इसलिए अब तुम्हारे किसी बयान का असर इस मुकदमे पर तो पड़ने से रहा। हाँ, अगर तुम अपने बयान में कुछ तासुब का इजहार कर दो तो मुमकिन है कि फांसी की सजा से बच जाओगे। मैंने इस बारे में खान बहादुर तसद्दुक हुसैन से गुफ्तगू कर ली है। मैं अपनी बात अभी मुकम्मल भी नहीं करने पाया था कि अशफाकुल्लाह खान के चेहरे की रंगत बदल गई और बोले, हजेला साहब, आपको तो मालूम है कि मैंने कितनी जिद करके आपको अपना वकील बनाया था। जिस वक्त मेरा मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत में था, उस वक्त भी कई लोग मुझसे यह बात कह रहे थे कि चूंकि इस मुकदमे में मैं ही एक अकेला मुसलमान हूं, इसलिए मुझे हुकूमत की तरफ से किसी अच्छे मुसलमान वकील को करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद था और आज भी है, पर मैं ये बात कभी नहीं सोचता था कि आप जैसी शख्सियत मुझे सिर्फ फांसी की सजा के खौफ से इजहार अफसोस का मशवरा देगी। यह मेरे लिए कतई नामुमकिन है और मुझे किसी तरह का अफसोस है भी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया वो गलत हो या सही, वतन की आजादी की ख्वाहिश से किया। अगरचे मेरा इख्तिलाफ राम प्रसाद बिस्मिल से इस सिलसिले में रहा है कि ये चोरी डकैती वगैरह जो अपने ही अहले वतन के घरों में पड़ी मुनासिब नहीं थी, लेकिन काकोरी के रेल हादसे के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसे हम अपने मकासद की तकमील का जरिया समझते हैं। जिस तरीके का कांग्रेस एक रास्ता इख्तियार किए हुए है, उसी तरह से हम लोगों ने वतन की आजादी की ख्वाहिश में इस रास्ते को इख्तियार किया है। हाँ, अगरचे इस राह में बहुत से खतरात हैं, लेकिन अब वतन की आजादी के लिए कुर्बानी की जरूरत है। और जहां तक रही बात इकबाल करने की, तो मैं अपने बारे में कहने को हर वक्त तैयार हूं और सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। लेकिन हजेला साहब, आप बहुत सीधे आदमी हैं। आप ये बात नहीं समझ सकते कि महज इन बातों से पुलिस वालों को या अंग्रेज हुकूमत को इत्मीनान हो जाएगा। वो तो अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए और दूसरे ऐसे झूठे मुकदमे तैयार करने के लिए ये चाहेंगे ही कि मैं बहुत से ऐसे लोगों के नाम लूं कि जिनका इस वाकये से कतअन कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन उन पर पुलिस की निगाहें हैं। मैं उनके ये ख्यालात सुन के मुतहय्यर ही नहीं, नादिम भी हुआ कि ऐसे बेबाक निडर नौजवान के सामने जो अपने वतन की आज़ादी के लिए खुद को फांसी पे पेश करने के लिए तैयार हो, ऐसी तजवीज़ पेश करने की गुस्ताखी क्यों की। 13 जुलाई 1927 को स्पेशल जज JRW बेंट ICS सेशन बेंच की अदालत में काकोरी सप्लीमेंट्री केस का फैसला सुनाया गया। अशफाकुल्लाह को 5 में से 3 मामलों में सजाए मौत और 2 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शचीन्द्र नाथ बख्शी को सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस रोज अशफाकुल्लाह खान बसंती रंग का खादी पैरहन जेबेतन किए हुए बड़े जोशो खरोश के साथ अदालत में दाखिल हुई। उन्होंने मौत की सजा के फैसले को जिस बहादुरी के साथ सुना,
वो किसी भी शख्स के लिए मौत से बेखौफी का एक बहुत बड़ा सबूत है। शचीन्द्र नाथ बख्शी खुद कहते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बहुत कोशिश के बाद मैंने बांग्ला जबान में कहा कि एक सफर के दो नताइज मुख्तलिफ नताइज नहीं होने चाहिए। मेरा गला रूंध गया, इससे आगे मैं एक लफ्ज न बोल पाया। खुद अशफाकुल्लाह खान मुझे समझाने लगे, उनमें जब्त की गैर मामूली ताकत थी। फैसले के बाद हम लोगों को अदालत से जेल लाया गया और शाम को लखनऊ स्टेशन तक हमारा साथ रहा। फिर उसके बाद उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी घर के लिए रवाना कर दिया गया और मुझे आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उस दिन से वो और मैं हमेशा के लिए जुदा हो गए। स्पेशल जज के फैसले के खिलाफ अवध चीफ कोर्ट में अपील दायर की गई। चीफ जस्टिस शर्ट लुइस शर्ट्स और खुसूसी जज सैयद मोहम्मद रजा के सामने दोनों मामले पेश हुए और अपीलें खारिज कर दी गई, जिससे पूरे मुल्क में एक सनसनी फैल गई। अब सिर्फ प्रीवी काउंसिल ही आखिरी उम्मीद बची थी, लेकिन लंदन के जजों और बादशाह के कानूनी सलाहकारों ने शाही काउंसिल में भेजी गई अपील भी मुस्तरद कर दी। 13 दिसंबर को फैजाबाद जेल में तार के जरिए खबर दी गई कि प्रीवी काउंसिल ने अशफाकुल्लाह खान की अपील नामंजूर कर दी है। फैसले में फांसी की तारीख 16 दिसंबर मुकर्रर की गई थी, जो अब 19 दिसंबर कर दी गई। 13 दिसंबर को ही उन्होंने अपने वकील कृपाशंकर हजेला के नाम एक खत लिखा। आज सुबह मुझे जेल में तार के जरिए खबर दी गई है कि प्रीवी काउंसिल ने हमारी अपील खारिज कर दी है। हो सकता है आपको भी इसकी इत्तला मिल गई हो। मैं मुतमईन और खुश खुर्रम हूं कि मेरा रोल अब खत्म हुआ। आप मुझसे जल्द मिलिए, आपसे कुछ कहना है। 15 दिसंबर को उन्होंने अपनी वालिदा के नाम आखिरी खत लिखा। 16 दिसंबर को शचीन्द्र नाथ बख्शी की बहन नलिनी देवी, जिन्हें वो अपनी सगी बहन की तरह चाहते थे और दीदी कहते थे, उन्हें आखिरी खत लिखा। इसी तारीख को बिरादरान वतन के नाम एक पैगाम लिखा। ये सारी तहरीरें हमेशा रोशन, जिंदा और ताबिंदा रहने वाली विरासतें हैं, जो उनके मुकदमे के सिलसिले में उनकी शख्सियत और जिंदगी के बाज होशों और आला मकसद की तरफ देशवासियों को तवज्जो दिलाती रहेंगी। उनके खत के जवाब में हजेला साहब 17 दिसंबर को फैजाबाद पहुंचे। उसी रोज अशफाकुल्लाह खान के दोनों बड़े भाई और दीगर दोस्त भी पहुंचे। अशफाकुल्लाह खान अपनी कोठरी के बाहर खड़े थे। रियासतुल्लाह खान बताते हैं, 17 दिसंबर को मैं अपने चंद अजीजों और अशफाकुल्लाह के बाज दोस्तों को साथ लेकर सुबह के वक्त फैजाबाद पहुंचा। मैं स्टेशन से सीधा कलेक्टर साहब की कोठी पर चला गया। कलेक्टर साहब मेरे बहनोई मोहम्मद अब्दुल कादिर खान साहब के भी कलेक्टर थे। वो मुझसे बड़ी हमदर्दी से पेश आए। मैंने अर्ज किया कि मेरी वालिदा की ख्वाहिश है कि अशफाक की एक फोटो लेने दी जाए कि जिसके देखने से उनके दिल को तसल्ली मिलेगी। मौसूफ ने फौरन एक खत सिविल सर्जन के नाम लिखकर दे दिया। मैं वो खत लेकर सिविल सर्जन की कोठी पर गया। सिविल सर्जन ने एक चिट्ठी जेलर के नाम लिखकर दे दी कि फोटो लेने दी जाए। मैं एक फोटोग्राफर को लेकर जेल पहुंचा और जेलर को वो चिट्ठी थमाई। जेलर ने चिट्ठी देखने के बाद कहा, यह जेल के कानून के बिल्कुल खिलाफ है, किसी भी कैदी की फोटो नहीं ली जा सकती। मैंने फोटोग्राफर को रुखसत कर दिया और अपने 12 साथियों के साथ अशफाक से मिलने उनकी सेल में चला गया। मुझे देखते ही अशफाक बोल पड़े, फना है सबके लिए, मुझ पे कुछ नहीं मौकूफ, बका है एक सिर्फ जात किबरिया के लिए। भाई साहब, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, और कुरान में भी लिखा है कि ये मत कहो कि शहीद मुर्दा है, कहो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। भाईजान, मुझे तो इत्मीनान है कि मैं एक ऊंचे और बड़े मकसद के लिए फांसी पा रहा हूं, लेकिन शायद अशफाकुल्लाह खान के इल्म में नहीं था कि मुकर्रर वक्त से 2 दिन पहले आज ही गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई है। अशफाकुल्लाह ने सब साथियों से बातचीत की। वो बेहद खुश थे और तमाम बातें बिल्कुल इत्मीनान से कर रहे थे।
फिर अचानक वो कुछ गमजदा हो गए और बोले, इस मुकदमे में राम की याद शिद्दत से आती रही। बाहर सरकार का डर, दो दोस्तों को भी अलग रखा गया। फिर यकायक उनके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी और हंसते हुए कहा, हमारी दोस्ती देखकर मेरे घर वाले और तमाम दोस्तों अहबाब यही कहते कि कहीं मेरी भी शुद्धि ना हो जाए। आर्य समाज के मंदिर में जब हम एक ही थाली में खाना खाते तो बिस्मिल कहते, ऐ नमाजी तुम धीमे धीमे रोटी क्यों खाते हो? तो मैं भी जवाब देता, ऐ आर्य समाजी अपने रफ्तार पे काबू रखो। इसके बाद उन्होंने एक खत लिखकर अपने भाई को दिया और कहा कि इसे आप गणेश शंकर विद्यार्थी को दे दीजिएगा। फिर एक तार लिखकर दिया, यह भी उन्हीं के नाम था, और ताकीद की कि इसे बाहर जाते ही कर दीजिएगा। इस तार में लिखा हुआ था, मैं 19 दिसंबर को 2 बजे दिन में लखनऊ आ रहा हूं, आप मुलाकात कर लीजिएगा। 19 दिसंबर की सुबह फांसी से पेशतर अशफाकुल्लाह ने गुस्ल किया। कपड़े जो उन्हें इस्तेमाल के लिए दिए गए थे एक दिन पहले ही धो लिया था। पैजामा खद्दर का जर्द रंगा हुआ पहना, कुर्ता खद्दर का जर्द रंगा हुआ पहना, जर्द रंग की ही खद्दर की चादर ओढ़ी, कुरान शरीफ को गले में हमाइल किया, कंघी की चप्पल पहनी और अपने ही पैरों से चलकर फांसी के तख्ते की जानिब रवाना हुए। ये वही वक्त था जब गोंडा जेल में ठाकुर रोशन सिंह और गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल बसद इत्मीनान मौत को लब्बैक कहते हुए फांसी के तख्ते की जानिब रवाना थे। अशफाकुल्लाह खुद फांसी के तख्ते पर चढ़े। पहले फांसी के फंदे को चूमा। जेल सुपरिटेंडेंट ने आवाज दी, कौन मौलवी साहब कुरान पढ़ेंगे? वो आए। नवाब मुनव्वर अली खान शाहजहांपुरी फौरन आगे आए। अशफाक ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जल्लाद जिसे लखनऊ से बुलाया गया था बड़ी आजिज़ी के साथ बोला, खान साहब पांव मिला लीजिए, बांधना है। पांव बांध दिए गए, गले में फंदा पड़ गया, कलमा जुबान पर था कि फांसी लग गई। फैजाबाद में एक वकील जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने छुपा कर फोटो ले ली और इसकी किसी को खबर भी नहीं लगी। 1 घंटे बाद लाश फांसी से उतार कर लोहे के पलंग पर लेटा दी गई। इतने में कलेक्टर फैजाबाद घोड़े पे सवार आया और रियासतुल्लाह खान से सलाम के बाद बोला, मुझे अफसोस है कि ये नौजवान गलत सिमत में पड़कर अपनी जान से गया। मुझे आपसे हमदर्दी है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट दिलवा दें ताकि लाश को ले जाने में रेलवे को कोई एतराज ना हो। फांसी घर खुलवा दें ताकि गुस्ल और नमाज जनाजा फांसी घर में हो सके, और 30 पुलिस के हथियारबंद सिपाही 15 जनाजे के आगे और 15 जनाजे के पीछे बावर्दी तैनात रहे, इसका इंतजाम करा दें। इसकी कोई खास वजह? देखिए तकरीबन 10,000 का मजमा बाहर जेल के खड़ा है, ऐसा ना हो कि वो जनाजा जबरदस्ती छीन के ले जाए और जुलूस निकाले। कलेक्टर ने उनके ये मुतालबे मान लिए और हुक्म दिया कि पुलिस के 15 बावर्दी हथियारबंद जवान जनाजे के आगे आगे चलेंगे और 15 जनाजे के पीछे। फैजाबाद में एक अफगान सैयद प्रोफेसर थे, उन्होंने रियासतुल्लाह खान से अशफाकुल्लाह खान की लाश देखने की ख्वाहिश की। प्रोफेसर साहब ने चादर उठाया, देखा और बोले, इन्हें गुस्ल वगैरह ना दिया जाए, यूं ही इन्हीं कपड़ों में दफन कर दीजिए। ये शहीद हैं, शहीद के लिए गुस्ल और कफन की जरूरत नहीं होती। अशफाकुल्लाह खान की वसीयत थी, उनकी वसीयत के मुताबिक मैं खद्दर का कफन और इत्र की शीशियां साथ लाया हूं। ये खिदमत मेरे सुपुर्द की जाए। पीस जाना अमीरूम, पैगाम जाना दर बगल। प्रोफेसर साहब ने गुस्ल दिया और कफन पहनाकर नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज में तकरीबन 5000 लोग शामिल थे। आबाद अहमद खान डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस फैजाबाद भी सादा कपड़ों में मौजूद थे। ताबूत उन्होंने ही बनवाया था। रियासतुल्लाह खान से खाने के लिए बहुत इसरार किया तो उन्होंने कहा, जब तक तदफीन न हो जाए हम खाना नहीं खा सकते। नमाज जनाजा के बाद
मैयत उठाई गई तो तकरीबन 10,000 का मजमा था। जनाजे के आगे 15 जवान और जनाजे के पीछे चल रहे थे। जनाजे के आगे और पीछे पुलिस के जवानों को जो ले जाने का मुतालबा रियासतुल्लाह खान ने किया था, उसका बस एक ही मकसद था कि शहीद का जनाजा शान से उठे। रियासतुल्लाह खान बताते हैं, लोगों का इसरार था कि अशफाक की सूरत दिखा दूं, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि स्टेशन पर पहुंचकर ही मैयत के दीदार कराए जाए। चुनांचे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने चेहरे से कफन को हटा दिया। ऐसा मालूम होता था कि अशफाक सो रहे हैं। लोग चीखे मार मार कर रोने लगे। लोगों ने उन पर इतने फूल निछावर किए कि अशफाक की मैयत फूलों से ढक गई। गाड़ी फैजाबाद से रवाना हुई। वो डिब्बा जिसमें जनाजा था सबसे आखिर में था। हर स्टेशन पे लोग आते थे और देखते थे। गाड़ी 2 बजे दिन में लखनऊ स्टेशन पे पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई। अशफाकुल्लाह ने तार के जरिए गणेश शंकर विद्यार्थी को अपने आने की खबर पहले ही कर दी थी। चुनांचे गणेश शंकर विद्यार्थी और काउंसिल के 9 मेंबरान गाड़ी के इंतजार में पहले से ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। उनके साथ फोटोग्राफर पीसी शाह भी थे। उन्होंने रियासतुल्लाह से पूछा, अशफाकुल्लाह खान कहाँ है? रियासतुल्लाह ने उन्हें डिब्बे में ले जाकर दिखा दिया। अशफाक की सूरत देखकर विद्यार्थी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अशफाकुल्लाह को खिराजे अकीदत पेश किया। इसके बाद पीसी शाह से कहा कि आप फोटो ले ले। रियासतुल्लाह खान ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी को अशफाकुल्लाह खान का खत दिया जो उन्होंने फैजाबाद जेल में विद्यार्थी जी को देने के लिए कहा था। विद्यार्थी जी ने खत पढ़ा और बोले, अशफाक ने लिखा है कि मेरी कब्र आप बनवाइएगा। 11 बजे शब को जनाजा शाहजहांपुर पहुंचा, जहां हजारा लोग जमा थे। वालिदा, बहन, भावज, गरज की सब अजीज और रिश्तेदार, तकरीबन 200 औरतें मौजूद थीं। वालिदा साहिबा जनाजे के पास आई और अशफाक की सूरत देखी। उस वक्त उनका जिस्म कांप रहा था। आंखों में आंसू न थे, बिल्कुल खामोश थीं। अशफाक की सूरत देखकर उनकी जबान से बस ये निकला, बेटा सिधारो, हम भी जल्द आएंगे। 2 बजे शब में तदफीन अमल में आई। तीसरे दिन माँ ने खत पढ़ा, मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ मौत को लब्बैक कह रहा हूं। हाँ, तुम ये मत कहना कि जिसका जवान बेटा मर रहा हो वो सब्र कैसे करे। माँ, तुम्हें याद होगा बचपन में तुम कहा करती थी कि औलाद खुदा की अमानत है, वो जब चाहे अपनी अमानत को वापस ले सकता है। हजारों नौजवान बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। उनकी भी माएं थीं, उन्होंने सब्र किया। तुम भी सब्र का दामन थाम लेना। आदम से लेकर इस वक्त तक कौन ऐसा है जो मरा ना हो। बस मेरे लिए ये दिन और ये मौत थी जो मुझे मिली, और तुम्हारे लिए दुख। अगर तुमको गिरिया याकूब अता हुआ तो मुझे सुन्नते यूसुफी। अगर तुम्हें मातम कुना मिस्ल खानदाने नबवी बनाना चाहा तो मुझे मुत्तबे यानी पैरोकारे हुसैन शहीद तेगे जफा के खिताब से नवाजा गया। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको सब्र दे। आपका शहीद होने वाला बेटा अच्छू। और माँ को सब्र आ गया।